हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम BHIC 101 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं विद आंसर्स। ये जो क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं, जिनके मैंने आंसर्स लिखे हैं, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है। दिसंबर 2024 से ये मैंने लिए हैं। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन पेपर था। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ईजी तरीके से मैंने लिखने की कोशिश की ताकि आपको ये एग्जाम के टाइम पे रिमेंबर रहे। कुछ लोग बोलते हैं कि सर ये क्वेश्चंस तो आएंगे ही नहीं, अगर आएंगे नहीं तो हम कैसे करेंगे, अगर नहीं आए तो क्या होगा, ये होगा वो होगा। तो क्वेश्चंस नहीं आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें हमें बस टॉपिक समझना है, कॉन्सेप्ट तो हमें समझ में आएगा ना एटलीस्ट। ठीक है, कुछ चीज़ें समझ में आएँगी ना, हम बिल्कुल ब्लाइंड होकर तो जाएँगे नहीं एग्ज़ाम में, है ना? क्योंकि मुझे पता है आप लोग वीडियो को इसलिए देखते हो कि आपने पढ़ा नहीं है कुछ भी, ठीक है? तो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पूरी बुक पढ़ाना इस समय बहुत मुश्किल है। और मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बुक बता दूँ तो ये भी थोड़ा-सा जो है मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप लोग पढ़ भी नहीं पाओगे। एक दिन में क्या ही पढ़ लोगे, कल पेपर है आपका, आज संडे है। तो जितना हो सकेगा आप मैं उतना कराता हूँ आपके लिए, बाकी आप अपने मालिक खुद हो। सबसे पहला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल की राज्य व्यवस्था और समाज का विश्लेषण कीजिए। उत्तर वैदिक काल आता है ऋग्वेद के बाद, ठीक है? ऋग्वेद के बाद वाला जो काल है उसको उत्तर वैदिक काल बोलते हैं। इसका जो टाइम लाइन जो आपको देखने को मिलती है वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में ये जो काल है ये वैरी करता है। इस समय में ये समय रहा है, मतलब ईसा पूर्व मतलब ये 2000 जो तभी चल रहा है 25, इससे भी पहले, ठीक है? 600 और 1000 वर्ष पहले जो है ये एग्जिस्ट करता था ये समय, ठीक है? काफ़ी पुराने समय की बात कर रहे हैं हम लोग। उस समय जो है राज व्यवस्था शुरू की गई थी, ठीक है? वही बताने की यहाँ पे पूछ रहा है कि राज्य व्यवस्था जो है वो कैसे हुई थी इस समय। तो सबसे पहला है जनपदों और राष्ट्रों का उदय हुआ यहाँ पे। राष्ट्र आपको पता है ना, जैसे कि कोई राज्य होता है तो वो राष्ट्र कहलाता है, यानी कि एक देश, ठीक है? अब किसी राजा के अधीन कोई क्षेत्र होगा तो उसको देश बोलेंगे कि भाई ये देश इसके अधीन है। उस समय हम उसको राज्य बोलते थे, अभी जो लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं वो राज्य बोलते हैं, उसको साम्राज्य बोलते हैं। पर राष्ट्र आप जो है एक ईज़ी तरीके से समझेंगे तो राष्ट्र हम उसको बोलेंगे, ठीक है? क्योंकि राज्य का एरिया जो है वो उसके लिए अपना एक अलग देश है, तो इसीलिए, ठीक है? तो इसमें जो है आपने काफ़ी सारी चीज़ें देखी होंगी कि भाई जनसभाएँ जो है वो आपको मिलती थी, ठीक है? लोग जो है यहाँ पे बैठते थे और काफ़ी सारी बड़ी-बड़ी जो इकाइयाँ थी वो आपको मिलती है। क्षेत्र जो होते हैं काफ़ी बड़े-बड़े एरियाज़ जो है वो राजाओं के अंडर होते थे। इस समय शुरुआत हुई थी ना राजाओं की, तो वो बताने की कोशिश जो है यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, कि राजाओं का शुरुआत जो है यहाँ से हुई थी। उससे पहले भी छोटे-मोटे रहे होंगे, लेकिन जो मेन जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे मिलती है आपको, ठीक है? उत्तर वैदिक काल में। उसके अलावा विस्तृत शाही अनुष्ठान जो है आपको मिलते हैं, यानी कि राजा की शक्ति जो है उसको वेद करने की कोशिश की जाती थी यज्ञों के द्वारा। और ये बोल दी कि भाई भगवान ने भेजा है इसको, भगवान का दूत है तो इसको मानो सब, इसको सब राजा मानो, ठीक है? उसके लिए कुछ कॉम्पिटिशन्स भी होते थे, जैसे कि भाई अश्वमेध करा लिया, ठीक है? यज्ञ कर लिया उसने, अगर पैसे वाला है तो यज्ञ करवा लेगा, क्योंकि ये जो जैसे कि यज्ञ वगैरह होते थे उसमें बहुत महंगे थे। और रथ दौड़ जो होती है ना वो होती थी, जिसमें अगर कोई व्यक्ति फर्स्ट आया तो वो राजा कहलाएगा। लेकिन बाद में क्या किया, इसमें को भी इस चीज़ को भी बदल दिया गया कि भाई रथ-वथ कुछ भी नहीं है, अब बस जो राजा है बन गया है उसका बेटा राजा बनेगा और ये वंशावली व्यवस्था शुरू की जाएगी, ठीक है? ठीक है? मतलब राजा क्योंकि शक्तिशाली हो गई, ऑब्वियसली उसके पास सेना होगी, पैसा होगा, तो वो शक्तिशाली होने के बाद वो क्या करेगा, वो अनुशासन सॉरी वंशानुगत जो है व्यवस्था चलाएगा, यानी कि उसका बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, इस तरीके से, ठीक है? और फिर लोकप्रिय सभाओं का पतन कर दिया गया। जो सभाएँ होती थी जिसमें लोग अपना सजेशंस देते हैं ना, सभा होती है, बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, कमेटी होती है एक प्रकार की, तो उसमें लोग अपने सजेशन देते हैं, आम लोग भी होते हैं, लेकिन उसको बंद कर दिया गया जब राजा व्यवस्था आई, ठीक है? तो राजा व्यवस्था ने उसको खत्म कर दिया, क्योंकि राजा अगर सब लोग अपनी-अपनी चलाएँगे तो राजा कैसे दिखाएगा कि मैं शक्तिशाली हूँ, ठीक है? उसके अलावा प्रशासनिक व्यवस्था का जो विकास है वो किया गया, क्योंकि मैंने आपको बताया राजा पावरफुल हो गया तो वो अपने हिसाब से चीज़ों को चलाएगा। जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है अपने राज्य में वो अपने हिसाब से तय करेगा। और नियमित कराधान कर दिया गया, यानी कि कर वसूली जो है शुरू कर दी गई थी, ताकि जो राजा है उसके पास कुछ पैसा आ सके, ठीक है? और स्थायी सेना नहीं रख पाते थे वो लोग उस समय तक, क्योंकि पैसा कम था। और न्यायपालिका की बात की जाए तो राजा जो है वही एक न्यायपालिका है, ठीक है? मतलब राजा ही जो है सब कुछ करता है, फांसी दे दो, मतलब एक तरीके से न्यायाधीश का काम राजा ही करता था उस समय। समाज की बात करें तो कठोर वर्ण व्यवस्था आपको मिलती है इस काल में, ठीक है? वर्ण व्यवस्था इस काल में मिलती है, बहुत कठोर व्यवस्था थी और ये वंशानुगत थी, आपको पता ही है।
महिलाओं की गिनती जो है सॉरी गिरती स्थिति आपको मिलती है यहाँ पे कि जो महिलाएं हैं उनको जो है धीरे धीरे करके धकेलने की कोशिश की जा रही थी इस समय में, इस काल में। उनको सभाओं से दूर रखना, अपनी विचार प्रकट करने ना देना, तो ये सारी चीज़ें थी। उससे पहले ऐसा नहीं था, महिलाओं के साथ महिलाओं को बराबर का अधिकार था। ठीक है, ऋग्वेद में। फिर उसके बाद जो उत्तरवेदिक काल आया, इसमें महिलाओं की स्थिति खराब होने लगी। वंशानुगत व्यवस्था आपको मिलती है इसमें, आपको बता दिया शारीकरण मिला, और जो गोत्र प्रणाली थी वो शुरू की समाज में कि भाई गोत्र से बाहर शुरू हम जो है शादी करेंगे, और पापा की चलेगी घर में, ठीक है। पितृत्वात्मक व्यवस्था मतलब होता है पापा की चलेगी, यानी कि पुरुषों के जो है वो शक्तिशाली होना तय हुआ। उसके अलावा क्वेश्चन आता है ये वाला भी कि भाई हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था। तो जो इंडस वैली है उसकी इकोनॉमी के बारे में पूछ रहा है मेनली। जो हमारा हड़प्पा सभ्यता है ना, हमारी तो मोहनजोदाड़ो है जो आपको मूवी भी देखने को मिलती है, तो उसमें आपने देखा होगा काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी कि भाई तोल के भी जो है सामान को सेल करना, काफ़ी सारी चीज़ें आपने देखी थी। और उनका जो स्ट्रक्चर है घर बनाने का वो काफ़ी कमाल रहता है, ईंटों का इस्तेमाल करना। तो ये तो आपको पता ही है, पर इकोनॉमी की हम बात करेंगे यहाँ पे। इकोनॉमी में जो है कृषि आधारित था पूरा व्यवस्था, क्योंकि कृषि मेन सोर्स है इनकम का। तो फसलें भी बहुत सारी थी, ये सारी फसलें हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, ठीक है। गेहूँ, चावल, जौ, चना, दाल, ठीक है। और उसके अलावा मेथड जो है वो वही थोड़ा-सा समझने लायक है कि भई हल का इस्तेमाल इन्होंने करना शुरू किया था, और सिंचाई के लिए पानी का इस्तेमाल करते थे। पानी कौन-सा? बाढ़ वाला पानी आ गया या तो, या फिर कुएँ का पानी, ठीक है? इनका इनका इस्तेमाल। उसके अलावा पशुपालन तो ये करते ही थे, आपको पता ही है कि भेड़, बकरी, ठीक है, सूअर और भैंस पालना इनका जो है मेन चीज़ था। गाय का कोई सोर्स नहीं मिलता है यहाँ पे, तो गाय नहीं पालते थे, ठीक है? गाय छोड़ के आप बाकी मोस्ट ऑफ दी जो एनिमल्स हैं उनको लिख सकते हो आप। अब बेसिकली देखो पशुपालन से कैसे पैसे कमाते हैं? भाई पैसे कमाने का तरीका है ना, आप भैंस पालेंगे तो उसके दूध निकाल सकते हैं, ठीक है? भेड़ पालेंगे तो उससे आप ऊन निकाल सकते हैं, ठीक है? उनका सूअर जो है उसका मांस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी तरीके हैं। सूअर जो है वो गंदगी साफ़ करने के लिए भी काम आता होगा उनके यहाँ पे, ठीक है? अगर कचरा फैल गया है तो वो साफ़ कर देगा, ठीक है? और शिल्प और उद्योग, इसमें क्या है, धातु जो है तांबा, काँसा, सीसा, टीन, इनका प्रयोग करते थे, ठीक है? शिल्प के रूप में धातु का इस्तेमाल। और उसके अलावा मिट्टी के बर्तन, मकान बनाना, सॉरी मनका मकान भी बनाए हैं इन लोगों ने, ठीक है? मंजिला इमारत, और लैट्रिन की पूरी व्यवस्था थी, लैट्रिन भी थी इनके यहाँ पे। वस्त्र उद्योग, टेराकोटा की जो मूर्तियाँ हैं और जो ईंट है उसको बनाया गया। तो ये जो ईंटें थी ना, इनको ये सेल भी करते थे बाहर, ठीक है, देशों को। जिससे जिन जिन देशों से इनका व्यापार था, उनसे, ठीक है? और व्यापार वाणिज्य की बात करें तो आंतरिक व्यापार भी था, ठीक है? और जो एक बाहरी व्यापार होता है वो भी था। बाहरी व्यापार में आप देखेंगे कि वो एक्सपोर्ट भी करते थे और इम्पोर्ट भी करते थे, ठीक है? तो एक्सपोर्ट क्या करते थे? यानी कि बेचते क्या थे कि तो वस्त्र बेचते थे, अनाज, लकड़ी, ये सारी चीज़ें वो बेचते थे, ठीक है? मँगाने का भी कुछ था, जैसे कि सोना है, चांदी है, तांबा है, तो कुछ वस्तु है, धातु होती है, इनको ये मँगाते थे बाहर से। ठीक है? और माप प्रणाली थी इनके पास कि तराजू में तोल के चीज़ों को सेल करना, ठीक है? तो काफ़ी अच्छा सिस्टम था। मतलब जब भी मैं पढ़ता हूँ मुझे मज़ा आता है इसको पढ़ने में, पता नहीं क्यों? एक तो ये वाला चैप्टर, मतलब इंडस वैली, और एक तो ये, और एक है मौर्यन साम्राज्य के बारे में, ठीक है? और गौतम बुद्ध के बारे में। थोड़ा बहुत उसमें कठिन सी चीज़ें आती हैं, कुछ-कुछ याद रखना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा-सा बोरिंग सा भी होता है वो। लेकिन मौर्य साम्राज्य और हड़प्पा सभ्यता हमेशा, मतलब आप पढ़ेंगे तो आपको मज़ा ही आएगा कि क्या उन लोगों की टेक्नोलॉजी थी कमाल, है ना? आज भी इतनी मजबूती से हम लोग काम नहीं कर पाते हैं। हमारा अब देखते होंगे कि उस उनकी जो पानी जिसमें वो नहाते थे, बाथटब टाइप का जो बनाते थे वो लोग, तो उसमें से पानी रिसना मुश्किल था, मतलब पानी निकल ही नहीं सकता उसमें से, क्योंकि जली हुई ईंटों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग। उन्हें पता था कि हम ऐसे नॉर्मल बना देंगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी। ये आपका मैप है, मैं आपको दिखाऊँगा अभी किस बारे में है ये। तो तीसरे क्वेश्चन से संबंधित है ये, मौर्य साम्राज्य के विस्तार पर संक्षिप्त विवरण कीजिए। तो मौर्य साम्राज्य जो है उसके विस्तार कैसे हुआ वो सब है। वैसे ज़्यादा कुछ मुझे मिला नहीं इसके बारे में, पर जो भी है आप लिख लेना। आपको अगर थोड़ा बहुत नॉलेज होगा एक्स्ट्रा तो आप लिख देना उसके बारे में, क्योंकि मैं मुझे आपको बस मैप दिखाना था कि इसका मैप क्या है, ठीक है? क्योंकि विस्तार आपको वही बता देगा क्या-क्या विस्तार है। बाकी जो रीज़न्स थे इकोनॉमिकली, और जो उसकी जो सेना थी उसके आधार पे जो उनकी जो पॉलिटिक्स थी वो कैसी थी, क्योंकि चाणक्य नीति वहाँ पे फ़ॉलो की जाती थी, तो उस हिसाब से आपको पता होगा उन्होंने जो नीति जो अपनाई थी कि भई मतलब पूरे एक तरीके से जो अपनी बॉडी होती है उससे आपको बताना होता है कि जो मस्तिष्क है वो राजा है, और उसकी ज़ुबान है वो सोना है, मतलब वो जो उसके पास पैसा है राजा के पास, उसकी जो भुजाएँ हैं वो कौन है, उसकी जो सेना होती है, ठीक है? और उसके अलावा उसकी जो
दोस्त, एक तरीके से बोल सकते हो आप, जो भी है, मतलब अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग बॉडी पार्ट्स के लिए अलग अलग जो वो है ना वो यूज़ किए उन्होंने। ठीक है, उसका नाम भूल गया, मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा है अभी, क्या बोलते थे उसको, आप मुझे बताना कमेंट करके अगर आपको याद है तो। अगर नहीं है तो आप उसको एक बार सर्च करके देख लेना, मैं लिखना भूल गया हूँ। अगर मुझे उस टाइम याद आ जाता तो मैं इसको लिख देता यहीं पर ही। खैर, तो भौगोलिक विस्तार में आपको सब जगह दिखेगा आप इनका, दक्षिण में भी, उत्तर में भी, पूर्व में भी, पश्चिम में भी। तो उत्तर में आपको पता है हिमालय पर्वत है, नेपाल का कुछ पार्ट आता है। दक्षिण में आपका कर्नाटका तक जो है ये फैले हुए थे। ठीक है, कर्नाटका तक, इससे ज़्यादा नीचे नहीं। जहाँ पे अभी तमिलनाडु और कर्नाटका है ना, वहाँ पे चौल चैल और जो पांड्या जो साम्राज्य था वो था। ठीक है, उसमें ये लोग नहीं गए थे। और पूरब में आप देखेंगे कि बंगाल की खाड़ी तक ये जो है फैला हुआ था, और पश्चिम में ये अरब की खाड़ी, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक था कुछ पार्ट। ठीक है, तो ये मैप है इसी का ही। मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है आपको कि ये कहाँ तक फैला हुआ था। ठीक है, मतलब इसको आप बोलते हो खंड भारत, है ना, हम बोलते ना खंड भारत की बात करते हो, तो ये खंड भारत है। इसमें ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, अब इसको मत लेना, ये मौर्य साम्राज्य के पार्ट नहीं है। ठीक है, रेड वाले जो है, बाकी जितने भी आप देख रहे हैं सारा मौर्य साम्राज्य है। ये अफगानिस्तान तक फैला हुआ था, यहाँ तक अफगानिस्तान है। कुछ पार्ट जो है अफगानिस्तान का वो ये इसमें आता है। ठीक है, और बाकी पाकिस्तान तो पूरा है ही। ये गुजरात है, ये आपका बंगाल की खाड़ी है, ये अरब की खाड़ी है। ठीक है, ये सारा यहाँ तक फैला हुआ था, मतलब काफ़ी लंबा विस्तृत जो है इन्होंने काम किया हुआ था। और इसमें शासक की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य संस्थापक थे। ठीक है, नंद वंश को हरा के इन्होंने अपने चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। बिंदुसार थे इनके पुत्र, फिर बिंदुसार के पुत्र अशोक थे। इसके अलावा एक पुत्र और भी थे इनके बिंदुसार के, लेकिन अशोक जो है उनको राजा बनाया गया था। तो मौर्य का चरम विस्तार इन्होंने किया सबसे ज्यादा, और धर्म का प्रचार इन्होंने किया। धर्म धर्म नहीं, धर्म धर्म का प्रचार। ठीक है, गौतम बुद्ध जो है उनके जो सोच थी उनका विचार प्रचार किया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध का उदय कैसे होता है, ये पूछ रहा है यहाँ पे। तो कारण क्या क्या है कि भाई मगध का कैसे उदय हुआ। अब मैं लोकेशन बनाना भूल गया, मैंने जैसे बताया ना पिछले वाले वीडियो में। तो आप थोड़ा इमेजिन करना, जो हमारे गंगा वाले जो एरिया है ना, जहाँ पे गंगा नदी बहती है और यमुना नदी बहती है, तो वो जो एरिया है ना जहाँ पे वो जाके मिलते हैं, उसको मगध बोलते हैं। बेसिकली वहाँ पे एक प्राकृतिक एरिया था, जो नदी के मतलब पूरा बीचों बीच था। ठीक है, चारों तरफ नदी बहती थी। तो एक प्रकार से वो ना एक दुर्ग के रूप में काम करता है। दुर्ग मतलब जो दीवारें होती है ना बड़ी बड़ी, उसके रूप में काम करता है। मतलब भारी आक्रमण को जो है वो रोकता है वहाँ पे, क्योंकि नदी है तो वो जो भी सेना है वो आगे बढ़ नहीं पाती थी उसकी वजह से। तो उसके लिए जो है एक प्लस पॉइंट था मगध के लिए। इसलिए मगध के राजा बहुत ही पावरफुल हुआ करते थे, क्योंकि उनके पास उपजाऊ ज़मीन भी हुआ करती थी, है ना, नदियाँ थी वहाँ पे आस-पास, तो पानी का सोर्स बहुत अच्छा था। प्राकृतिक दुर्ग थे, मैंने आपको बताया। कृषि जो है अवशेष आपको मिलते हैं वहाँ पे, अधिशेष मतलब बहुत बड़ी मात्रा में कृषि करने का वहाँ पे जो है मौका था, क्योंकि न नदी से जो पानी बह के आता है ना, उसमें बहुत सारे पोषक तत्व भी होते हैं, तो कि जो कि मिट्टी को बहुत ही उर्वरक बनाते हैं। शहरीकरण वहाँ भी हो सकता था, क्योंकि बहुत अच्छा बाज़ार था। और मुद्रा भी थी। ठीक है, वहाँ पे मुद्रा का इस्तेमाल किया, लोहे का भंडार था उस जगह पर, और लकड़ी भी थी वहाँ पे, और सेना जो शक्तियाँ थी वो भी बहुत ज़्यादा मजबूत थी कुछ साम्राज्य की। तो जो भी बाहरी आक्रमण जो थे ना, वो कोशिश करते थे कि मगध को जीत ले। अगर मगध को जीत लिया तो समझ लो पूरे इंडिया को जीत लिया। तो इसलिए अलेक्जेंडर भी यहीं पर ही गए थे लड़ने के लिए। फिर वो बाद में पता नहीं कैसे करके वो जो है वापस चले गए थे। मुझे अभी स्टोरी पूरी याद नहीं है। उनकी लड़ाई हुई थी हमारे इंडिया के किसी व्यक्ति के साथ में, तो वो डर गए थे। मतलब पता नहीं किससे, अशोक से डरे थे वो, या मुझे पता नहीं, याद नहीं है अभी, चंद्रगुप्त मौर्य से डरे थे वो। किसके काल में आए थे, अगर मुझे आपको याद आए तो मुझे बताना कमेंट करके। मुझे याद नहीं आ रहा है अभी एग्जैक्टली एक्चुअली में, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम हो गया मैंने ये वाली हिस्ट्री नहीं पढ़ी है। बुक्स अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो मुझे थोड़ा बहुत याद आ रहा है, तो इसलिए मैंने ये लिखे क्वेश्चंस थोड़ा बहुत याद कर करके, कुछ गूगल करके, कुछ आपकी बुक से। तो कैसे लगी वीडियो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।